हद से ज्यादा विश्वास का नतीजा धोखा और हद से ज्यादा प्यार का नतीजा मौत। यही आज की इस कहानी का सारांश है। समझिएगा, सुनिएगा और थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 8 PM विद जीआरडी। हर शनिवार, रविवार और सोमवार रात 8 बजे हम सच्ची घटना पर आधारित कहानी आपके सामने लेकर आते हैं। और ये घटना राजस्थान की एक ऐसी मिस्ट्री वाली घटना है जिसे सुलझने में काफी वक्त लगा, लेकिन जब सारी चीजें निकलकर सामने आई तो हर कोई आश्चर्यचकित हो चुका था। क्योंकि यहां पर एक तरफ विश्वास का गला रेता गया था और दूसरी तरफ प्यार का गला रेता गया था। दोनों ही चीजें एक साथ करी गई थी, जिसकी वजह से समाज पूरी तरह से अचंभित हो गया। उसे समझ में नहीं आया कि आज की बर्बरता कितनी ज्यादा अपनी हदें पार कर चुकी है। लोगों के अंदर की भावनाएं किस तरीके से दूसरे के प्रति बदल जाती हैं, अकस्मात स्थिति उत्पन्न होने पे चीजें बदल जाती हैं, कि इस कहानी से पता चलता है। शुरुआत करते हैं हम। वक्त था 2015 का और यहां पर एक जोड़े हैं जिनकी शादी होने वाली है। इस जोड़े में पति का नाम है पवन और होने वाली पत्नी का नाम है रीमा। बड़े ही धूमधाम से शादी होती है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो सबसे बड़ा फर्क है वो है उम्र का। लगभग 14 साल की उम्र का फर्क है। रीमा की उम्र है 16 साल और वहीं पे पवन की उम्र है 30 साल। अब शुरुआत में अगर मैं इस चीज को बोल रहा हूं तो आगे चल के इसका कुछ तथ्यात्मक पहलू आपको समझ में आएगा। 4 साल तक, शादी के 4 साल तक चीजें बहुत व्यवस्थित चलती हैं, क्योंकि पवन दिल्ली में काम करता है और रीमा गांव में रहती है। 4 साल बीत जाते हैं। 4 साल बाद पवन रीमा को लेकर दिल्ली चला जाता है और उस दिल्ली में एक भागेंद्र नाम का इंसान रहता है जो कि पवन के गांव का ही शख्स है। और वहीं पे पवन भागेंद्र की मुलाकात अपनी पत्नी यानी कि रीमा से करवाता है। और जैसे ही दोनों की मुलाकात होती है, इनकी मुलाकात नजदीकियों में बदलना शुरू हो जाती है। और ये नजदीकियां इतनी ज्यादा बढ़ने लगती हैं कि जब पवन नौकरी पे जाता है, यानी कि दिन के समय में जब वो बाहर रहता था, तो रीमा कॉल करके भागेंद्र को बुला लेती थी और पूरे दिन ये लोग मौज मस्ती करते थे, बाहर घूमने भी जाते थे। और इस दौरान इनके बीच में कई बार संबंध भी बने। 2021 में पवन ने दिल्ली में नौकरी छोड़ दी और वो वापस अपने गांव आ गया। अब रीमा भी गांव में अपने पवन यानी पति के साथ थी, लेकिन भागेंद्र से उसकी मुलाकात होनी बंद हो चुकी थी। इसके बाद उसके अंदर बेचैनी मची, भागेंद्र के अंदर भी बेचैनी मची कि आखिर आपस में कैसे मिला जाए। इसके बाद इन्होंने एक योजना बनाई, यानी कि पवन की जो पत्नी थी रीमा, ये मेडिकल स्टोर जाती है, वहां से नींद की गोलियां लेकर आती है और पूरे परिवार वालों के खाने में गोलियां मिला देती है। वो लोग खाकर सो जाते हैं और अपने पति पवन के खाने में भी गोलियां मिलाती है, जिसकी वजह से वो भी सो जाता है। जब पूरा परिवार सो जाता है, उस वक्त वो अपने बॉयफ्रेंड यानी भागेंद्र को बुलाती है और उसी कमरे में, जिस कमरे में पवन सोता है, उसी कमरे में भागेंद्र और रीमा की मुलाकात होती है और ये आपस में संबंध बनाते हैं। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता गया। कई दिनों तक ऐसे ही सिलसिला चलता गया। इसका शक कई बार पवन की छोटी बहन को हुआ। उसने अपनी मां को बोला भी कि कुछ दिक्कत जरूर चल रही है घर में, लेकिन मां ने उस चीज का ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मां को अपनी बहू पे अपने बेटे से ज्यादा विश्वास था। और सबसे बड़ी बात, जो पवन के पिता थे, जो किसान थे, उनको तो अपनी बहू पे हद से ज्यादा विश्वास था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आगे आपको ये चीज समझ में आएगी। ऐसे दिन पर दिन चीजें चलती गईं, जहां तक कि जो पवन था वो शराब भी पीता था और इसका फायदा रीमा भरपूर उठाती थी। वो पवन को खुद उस रूम में जाकर शराब पिलाती थी। शराब पीता था पवन और वो नशे में धुत हो जाता था। फिर उसको नहीं पता चलता था कि उसी के रूम में उसकी पत्नी क्या कर रही है। ये सिलसिला ऐसे ही चलता गया। कुछ समय तक ऐसी चीजें चली, लेकिन बीच में कुछ ऐसा दौर आया कि रीमा और भागेंद्र की मुलाकात कुछ समय के लिए बंद हो गई। अब कुछ समय के लिए जब विराम लगा तो इनके अंदर फिर से बेचैनी मची और एक दिन रीमा ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया अब भागेंद्र को कि मिलने की काफी मन कर रहा है, अगर आ सकते हो तो आ जाओ। भागेंद्र ने बोला तुमने बुलाया और हम चले आए। भागेंद्र ने अपने एक दोस्त को अपने साथ में लिया कि साथ में चलते हैं, और वो 200 किलोमीटर का सफर बाइक से तय करके दिल्ली से गांव आया। और वहां आने के बाद रात्रि का समय था। हमेशा की तरह रीमा ने अपने पूरे परिवार को नशे की गोलियां, दवा की जो नींद की गोलियां हैं वो खिलाकर सबको सुला दिया था। अपने पति पवन को भी सुला रखा था। गहरी नींद में था पवन और उस दौरान एंट्री हुई भागेंद्र की उसी रूम में जिस रूम में पवन सो रहा था। और इसके बाद इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित होने लगे और उस वक्त पवन की नींद टूट गई। और जैसे ही पवन की नींद टूटी, उसकी आंख खुली और उसने अपनी पत्नी को भागेंद्र के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा तो वो आग बबूला हो गया। उसने तुरंत भागेंद्र पर वार किया। भागेंद्र को पकड़ना चाहा, लेकिन भागेंद्र ने उल्टा
पवन को पकड़ लिया, उसकी गर्दन पकड़ ली और बाहर से अपने दोस्त दीप को आवाज लगाई। वो भी अंदर रूम में आ गया और इन तीनों ने, यानी कि दीप ने, भागेंद्र ने और रीमा ने मिलकर पवन की हत्या कर दी, वो भी गला दबाकर। इसके बाद वहां पर सारी साफ सफाई करने के बाद उस शव को, पवन के शव को, जो भागेंद्र था वो और उसके दोस्त बाइक पे एक बोरे में भर के वहां से काफी दूर लेकर गए, लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर, और वहां नहर पे ले जाकर 15 किलो वजन में उसको बांधकर फेंक दिया गया ताकि उसकी लाश ऊपर ना आए, पानी से ऊपर ना आए और उसका शिनाख्त ना हो सके, उसकी पहचान ना हो सके। और इसके बाद यह मामला यहां से मोड़ लेना शुरू करता है, क्योंकि ऐसा करने के बाद भागेंद्र वापस दिल्ली चला जाता है और रीमा कहती है कि अब अगले कुछ दिनों तक हमारा कोई संपर्क नहीं होना चाहिए। अब होती है अगली सुबह। जैसे अगली सुबह होती है, रीमा उठती है और बड़े ही नाटकपूर्ण तरीके से घूमती है पूरे घर में और ये कहती है कि वो कहां चले गए, सुबह सुबह से दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहां हैं, किधर चले गए। तो जो पवन के पिता थे वो बोलते हैं, परेशान ना हो बेटा, वो खेत में गया होगा, आ जाएगा। इतना बेहतरीन नाटक करती है रीमा कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। वही औरत जिसने रात में अपने पति की हत्या की, वही औरत सुबह उठकर नाटक कर रही है कि उसके पति का तो अता पता ही नहीं है। दोपहर बीत जाती है, शाम होने वाली आती है और जो पवन के पिता हैं, परिवार वाले हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जगह जगह पे खोजबीन शुरू होती है, जगह जगह पे खोजा जाता है, सारी चीज की जाती है, लेकिन कहीं पे कुछ भी पता नहीं चलता। आश्चर्य कर देने वाली बात है कि ये औरत इतनी नाटकीय प्रवृत्ति की थी, क्योंकि जब करवा चौथ का समय आता है तो ये किसी को शक ना हो, ये चीज दिखाने के लिए ये औरत अपने मरे हुए पति होने के बावजूद, उसका पति मर चुका है जिसकी हत्या इसने खुद की है, उसके बावजूद भी करवा चौथ का व्रत रखती है, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि हाँ देखो मैं अपने पति के लिए व्रत रख रही हूं। दिवाली का त्योहार आता है, धूमधाम से दिवाली का त्योहार भी मनाया जाता है। परिवार वाले इस चीज को लेके थोड़े से शांत होने लगते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनका बेटा एक न एक दिन वापस आएगा। और वो जब पुलिस को बोलते हैं तो पुलिस सारी चीज की जब जांच पड़ताल करती है तो पुलिस को शक जाता है पवन की पत्नी यानी कि रीमा पे। जब पुलिस शक के दायरे से रीमा से पूछताछ करने जाती है तो रीमा के ससुर यानी कि पवन के पिता बीच में आ जाते हैं और कहते हैं कि मेरी बहू दुनिया की सबसे अच्छी बहू है, इस पे हमको दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वास है, इसलिए कुछ भी हो आप मेरी बहू से पूछताछ नहीं करेंगे। पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिलता है और लगभग ये केस ठंडा हो जाता है। काफी समय बीत जाता है और रीमा और भागेंद्र को लगता है कि अब पवन की जो मृत्यु हुई है, जो उन्होंने हत्या की है, वो जो राज है वो हमेशा राज ही रह जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ऐसे ही चीजें आगे बढ़ती हैं और ये दोनों निश्चिंत होकर अब मिलने की योजना बनाते हैं। रीमा फिर से बुलाती है भागेंद्र को और भागेंद्र फिर वैसे ही आता है और रीमा के कमरे में धोखे से घुस जाता है। और यहां पर जो पवन के पिता हैं अपने बेटे के लिए बेकरार हैं और वो रात के वक्त बाहर टहल रहे हैं। टहलते टहलते उन्हें शंका हुई, उन्हें थोड़ा सा संशय महसूस हुआ क्योंकि रीमा के कमरे की लाइट जल रही थी और अंदर से हल्की हल्की आवाज आ रही थी। वो जाते हैं पास में और जाने के बाद जब देखते हैं अंदर का नजारा तो वो हक्का बक्का रह जाते हैं, क्योंकि वो अपने पड़ोस के भागेंद्र को अपनी बहू के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखते हैं। और ऐसे देखते ही वो तुरंत कुंडी लगा देते हैं बाहर से और पुलिस को फोन किया जाता है, भागेंद्र के परिवार वालों को भी बुलाया जाता है। सारे लोग आते हैं लेकिन भागेंद्र के परिवार वाले आकर भागेंद्र को छुड़ा ले जाते हैं। और भागेंद्र जाते जाते एक बात बोल जाता है कि जैसे तुम्हारे बेटे को मारा वैसे ही तुम्हें भी मार दूंगा, इसलिए मुंह बंद रखो। लेकिन जैसे ही पुलिस आती है इसके बाद दोनों को गिरफ्तार करती है, इनसे पूछताछ की जाती है। दोनों इस चीज को मानने के लिए राजी नहीं होते हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि वो कोई सबूत ला कर दीजिए और उस वक्त कोई भी सबूत पुलिस वालों के पास नहीं था। आखिरकार इन्हें एक चेतावनी दी जाती है कि जब भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा आपको हाजिर होना पड़ेगा, ये बोलकर इनको छोड़ दिया जाता है। अब सबूत जुटाने की बात थी तो कुछ समय बाद जब पवन की छोटी बहन आती है और कमरे की छानबीन करती है तो उसे एक जगह पे एक कंबल मिलता है जिसमें एक खून लगा होता है थोड़ा सा, और वो खून मिलते ही वो पुलिस को दिया जाता है। उसकी जांच की जाती है और इसके बाद फिर से इनको बुलाया जाता है पूछताछ के लिए। और इस बार बड़ी कड़ाई से 6 से 7 घंटे पूछताछ करने के बाद ये अपना जो जुर्म है उसे कबूल करते हैं और एक एक चीज बताते हैं, एक एक रहस्य को खोलते हैं कि किस तरीके से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया।
बड़ी आश्चर्य कर देने वाली बात थी। जैसे ही चीज खुल के आती है, पूरा समाज इस बात को कहता है कि विश्वास का गला रेता और प्यार की हत्या कर दी। क्योंकि जो पवन था वो अपनी पत्नी से यानी कि रीमा से बेहद मोहब्बत करता था। और उसका उदाहरण यहां से है कि जिस वक्त कोरोना काल था, जिस वक्त कोरोना का समय आया था, लगभग 350 किलोमीटर साइकिल से सफर करके ये अपनी पत्नी, अपने बच्चों को मायके से अपने ससुराल लाया था। बेहद मोहब्बत करता था अपनी पत्नी से, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ये मोहब्बत एक दिन उसकी जान ले लेगी। क्या कहते हैं आप? कमेंट करके बताइएगा। आज की ये कहानी हमें इस चीज को प्रेरित करती है और समझाती है और सिखाती है कि इस समाज में आप किसी पर भी विश्वास कर सकते हैं, अपने माँ बाप को छोड़कर किसी पे नहीं कर सकते हैं। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपको डिमोटिवेशन मिले, आपको ऐसी चीजें मिले जिससे आप डिमोटिवेट हों, लेकिन जरूरत है थोड़ा सतर्क रहने की, सावधान रहने की, सुरक्षित रहने की। क्योंकि आज का जमाना बहुत खराब है और हमारा अपना ही कब हमें पराया कर दे कोई चीज नहीं कही जा सकती। क्या कहते हैं आप? कमेंट करिएगा। और ऐसी ही रोचक जो है कहानियों के लिए, ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। जय हिंद।